नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। करौली में आधी रात से रिमझिम बारिश का दौर जारी, किसानों की बड़ी चिंता। कृषि विभाग ने जारी की गाइडलाइन। चीन के झेजियांग में डोली धरती महसूस हुए, भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता। आरटीआई में बहाल हो ऑनलाइन सिस्टम, फैसलों में आएगी पारदर्शिता। एनआईए के हाथ लगी बड़ी सफलता, बीजापुर जिले के कुख्यात नक्सली महिला गिरफ्तार, 22 जवानों को मारने का है आरोप। और बढ़ेगी महंगाई की मार, आईएमएफ के दबाव में है सरकार, बिजली गैस के दाम और टैक्स बढ़ाकर जुटाएगी 200 अरब। संसद से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, संसद में कामकाज पर होगी चर्चा। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। पाकिस्तान में महंगाई से बेहाल जनता को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद एक बड़े झटके का सामना करना पड़ रहा है। अब जरूरी चीजों के दाम और भी बढ़ेंगे। फिलहाल मुश्किल हालात से गुजर रही पाकिस्तान की जनता को आने वाले वक्त में और कठिनाइयों का सामना करना होगा, क्योंकि सरकार के सामने आर्थिक दिक्कतों से निकलने के लिए कोई कठोर उपायों को लागू करने के सिवा और कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है। अब लगता है कि पाकिस्तान की जनता को लंबे समय तक राहत की सांस लेने का मौका नहीं नसीब होने वाला है। पाकिस्तान के अखबार के एक रिपोर्ट के मुताबिक रोके गए कर्ज प्रोग्राम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से फिर से शुरू होने की मंजूरी मिलने के बाद अब पाकिस्तान सरकार ने 200 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने के लिए कथित तौर पर दो अध्यादेशों का मसौदा तैयार किया है। पाकिस्तान सरकार बिजली क्षेत्र की सब्सिडीज को बंद करने के साथ ही निर्यात क्षेत्र, विशेष रूप से कपड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल पर बिक्री कर लगाने पर विचार कर रही है। इससे भी आगे शहबाज शरीफ की सरकार बिजली और गैस के दाम बढ़ाने के एजेंडे पर भी काम कर रही है। इसके बाद आम जनता पर महंगाई का कहर और टूटने की आशंकाएं हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल यहां 22 जवानों को मारने वाली मोस्ट वांटेड नक्सली महिला को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए को नक्सली महिला को लेकर सूचना मिली थी। इसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने महिला को बीजापुर के पास से गिरफ्तार किया है। नक्सली महिला की गिरफ्तारी रविवार शाम को ही की गई। एनआईए ने जिस नक्सली महिला को गिरफ्तार किया है उसका नाम मटकम उंगी उर्फ कमला है। कमला पर आरोप है कि उसने करीब 400 हथियारबंद नक्सलियों के साथ मिलकर साल 2021 में पुलिस पार्टी पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में जहां 22 जवानों की मौत हो गई थी, वहीं 35 जवान घायल हुए थे। गिरफ्तारी नक्सली महिला को जगदलपुर की स्पेशल एनआईए कोर्ट के सामने पेश किया गया।
सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई एक्ट 2005 में बदलाव की जरूरत है। आरटीआई के जिस आवेदन के फैसले के लिए लोग एक एक साल इंतजार करते हैं, केवल इस कागजी सिस्टम को दूर कर ऑनलाइन सिस्टम से सरकार जोड़ दे तो फैसले ऑन द स्पॉट और निर्धारित समय सीमा के अंदर ही हो सकेंगे। ये बातें एक कार्यक्रम में शिरकत करने हजीराबाग पहुंचे मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त राहुल सिंह खास बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि 2005 में आरटीआई कानून भारत में लगाया गया था। 18 साल बीत जाने के बाद जिस पर दर्जनों सवाल खड़े किए गए, इससे नकारात्मक पहलुओं को दूर करने व फैसलों में पारदर्शिता लाने के लिए सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर फैसलों को अपलोड करें और दूर रहने वाले सरकारी पदाधिकारी के साथ आरटीआई एक्टिविस्ट को ऑनलाइन फैसला दिया जाए ताकि फैसलों में पारदर्शिता भी हो सके और पेपरलेस वर्क के माध्यम से लोगों को फैसला सुनाया जा सके। क्योंकि एक आरटीआई को दायर करने में और उसके फैसले लेने में 1 महीने इंतजार करनी होती है और अगर किसी पदाधिकारी ने जवाब नहीं दी तो अपील भी जाएगी और अपील में आने जाने का खर्च आरटीआई कार्यकर्ता को अपने पॉकेट से ही करनी होती है। चीन के झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने कहा कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता करीब 6.1 मापी गई, जिसमें किसी की हताहत होने की तत्काल कोई रिपोर्ट तो नहीं सामने आई। समाचार एजेंसी के अनुसार चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र ने बताया कि भूकंप का केंद्र 50 किलोमीटर की गहराई के साथ 40.01 डिग्री उत्तरी अक्षांक और 82.29 डिग्री पूर्वी देशांतर पर देखा गया। भूकंप का एपिसेंटर अलायर शहर से 105 किलोमीटर दूर और साया काउंटी सीट से 140 किलोमीटर दूर एक निर्जन क्षेत्र में स्थित था। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार भूकंप उइगुर स्वायत्त क्षेत्र के आसपास महसूस किया गया था और अब तक किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है। अब तक अक्षु प्रांत में आग और बचाव विभाग से 15 वाहन और 70 बचाव कर्मी आपदा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। साया काउंटी में अग्निशमन और बचाव विभाग के 10 लोगों की एक टीम 2 वाहनों के साथ एपिसेंटर के आसपास के क्षेत्र में प्रभाव का जायजा लेने के लिए तैनात की गए हैं। स्थानीय पावर डिग्री, तेल और गैस उत्पादन इकाइयों और प्रमुख पेट्रोकेमिकल उद्योग भूकंप से प्रभावित नहीं हुए हैं। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला है। इसके चलते क्षेत्र में लगभग आधी रात से रिमझिम बारिश का दौर जारी है। बारिश जहां एक और गेहूं चना की फसल को फायदा होगा, वहीं सरसों की फसल में कुछ नुकसान की आशंकाएं भी है। रुक रुक कर हो रही बारिश और ठंडी हवाओं से ठिठुरन का एहसास हो रहा है। हालांकि न्यूनतम तापमान 3 डिग्री की वृद्धि और अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। क्षेत्र में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रहे हैं। बारिश और ठंड के चलते लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है। क्षेत्र में लगातार हो रहे रिमझिम बारिश से बड़ी ठंड का एहसास होने लगा है। सर्दी से बचाव के लिए लोग आलाब का सहारा ले रहे हैं। बारिश के चलते सुबह काम पर जाने वाले लोगों तथा छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने भी आगामी 1-2 दिन बादल छाए रहने की, बूंदाबांदी से हल्की बारिश की चेतावनी दी है। हालांकि न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के वृद्धि और अधिकतम तापमान में गिरावट के चलते ये सब हो रहा है। गौरतलब है कि यहाँ रविवार को भी क्षेत्र में बादल छाए रहे और बारिश भी हुई, लेकिन दोपहर के बाद मौसम पूरी तरह से साफ हो गया था। सर्दी का मौसम हो और गर्मा गर्म समोसे मिल जाए तो बात ही निराली है। वहीं जब बात कानपुर की होती है तो कानपुर अपने अलग अंदाज और बेमिसाल स्वाद के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है।
इन दिनों कानपुर का एक समोसा कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ रहा है। इसकी वजह से समोसे की डिग्रियां, जी हाँ, कानपुर में डिग्री वाला समोसा मिलता है। वो डिग्री कोई ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग की डिग्री है। हर कोई इसका नाम सुनकर अचंभ में पड़ जाता है कि आखिर समोसे ने इंजीनियरिंग कैसे कर ली, इसका मेल मिलाप कैसे है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे समोसे ने इंजीनियरिंग कर ली। कानपुर के रहने वाले अभिषेक कुमार ने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया। 2020 में उनका बीटेक पूरा हुआ, जिसके बाद उन्होंने कई जगह जॉब की, लेकिन उनका मन जॉब में नहीं लग रहा था। कोरोना काल के समय में जब सब कुछ बंद था, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ बड़ा करना है और कुछ स्टार्टअप करना है। जिसके बाद उन्होंने काफी रिसर्च की और उन्होंने फूड लाइन में जाने का विचार बनाया। फिर उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा आइटम किया जाए जो हर जगह मिलता हो, और उनके दिमाग में समोसा आया। समोसा गली से लेकर मॉल में भी मिलता है, तो क्यों ना उसी को इंजीनियरिंग करा दी जाए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी कार्यालय में तिरंगा फहराने के बाद कुछ हल्के फुल्के मूड में दिखे। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ताजा बर्फ फेंकी और हंसी मजाक के कुछ पल बिताए। कांग्रेस ने इस पल की कुछ तस्वीरों को ट्वीट करते हुए कहा है कि यात्रा का समापन, श्रीनगर की बर्फबारी और अपनेपन की कुछ तस्वीरें। पार्टी ने सुबह यात्रियों के साथ नाचते गाते कुछ और ऐसे ही तस्वीरें भी शेयर की। एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि भाई बहन का ये प्यार, लगाव, स्नेह अनमोल है, बेशकीमती है, जिसकी कीमत ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं लगा सकती। कांग्रेस के ट्विटर पर कहा गया कि दरअसल जब आप किसी नेक काम के लिए नेक इरादे लेकर निकलते हैं, तो जब समापन की घड़ी आती है और लगता है कि कदम मजबूती से रखा गया, तो आपके भीतर से एक उत्साह जन्म लेता है। वही आज श्रीनगर कैंप साइट पर राहुल गांधी और यात्रियों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। इतनी लंबी यात्रा अपनों के साथ और दुआओं के बिना मुमकिन ही नहीं हो पाता। यह अपनापन ही है असली भारतीयता। यहाँ रिश्ते बंधन नहीं, मजबूती है। यह हर्षोल्लास भारत को जोड़ने का। आज भारत जोड़ो यात्रा अंतिम पड़ाव पर श्रीनगर में बर्फ की चादर बिछी हुई है और राहुल गांधी सहित भारत यात्री खुशियों के गीत गाते नजर आए। भगवान राम लल्ला के मंदिर में अचल मूर्ति के तौर पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा को लेकर भगवान निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक श्री राम जन्मभूमि परिसर और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट डिपार्टमेंट में चली। इस बैठक में चर्चा हुई कि मां जानकी के नगर नेपाल की कंटकी नदी से भगवान राम लल्ला की नगरी लाया जा रहे शालिग्राम पत्थर को लेकर मंथन हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की माने तो भगवान राम लल्ला की अचल मूर्ति के तौर पर शालिग्राम पत्थर का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने मूर्ति कला के विशेषज्ञ और मूर्ति निर्माण करने वालों के पाले में गेंद डाल दी है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि नेपाल के लोगों की श्रद्धा सिर माथे पर, अगर भगवान राम लल्ला की अचल मूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त पत्थर शालिग्राम पत्थर हुआ, तो फिर मां जानकी के नगर से भगवान राम के आकार के लिए लाए गए पाषाण का उपयोग निश्चित ही किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित होने वाली रामलल्ला की मूर्ति के लिए नेपाल देश के काली गंडकी नदी के तट से शालिग्राम पत्थर आएंगे, जिसे नेपाल देश के संत अयोध्या को उपहार स्वरूप दे रहे हैं। इस आशय की जा रही है कि श्री राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिन की बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने दी।
निर्माण समिति की बैठक इस बार रामलला की मूर्ति के स्वरूप। बैठक की विशेषता यही रही कि 2 दिन में निर्माण समिति की बैठक 3 अलग अलग चरणों में अलग अलग स्थानों पर हुई, जबकि राम मंदिर निर्माण कार्यशाला में सदस्यों और श्री राम जन्मभूमि परिसर में तकनीकी एक्सपर्ट्स की दोपहर के बाद एक साथ बैठक की गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक युवती ने एक दिन की दुल्हन बनकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जी हाँ, ये फिल्मी सीन नहीं है बल्कि रियल लाइफ की एक हकीकत है। ससुराल में अगली सुबह जब नवविवाहिता नहाने गई तो बाथरूम में गैस लीकेज के कारण दुल्हन का दम घुट गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। बेटे की शादी को लेकर अभी खुशियां चल रही थी, लेकिन एकदम से दुल्हन की मौत ने इसे मातम में तब्दील कर दिया। यह नजारा मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र के जागृति विहार सेक्टर 8 की है, जहां बाथरूम में नहाते समय गीजर गैस लीक होने से एक दुल्हन की वहीं पर मौत हो गई। दुल्हन सुबह नहाने के लिए बाथरूम में गई थी। जब 15 मिनट तक बाहर नहीं आई तो सास ने बाहर से बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। कोई आवाज नहीं आने पर उन्होंने तुरंत परिवार के अन्य लोगों को इसकी जानकारी दी। सभी ने मिलकर करीब 20 मिनट बाद दरवाजा तोड़ा। अंदर गए तो देखा कि दुल्हन बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। आनन फानन में कार से अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर इस बार 17 राज्यों की झांकियां दिखाई गई। इन सबसे में इस बार के गणतंत्र दिवस पैरेड में शामिल गुजरात की झांकी ने बाजी मार ली। सरकार द्वारा माई गवर्नमेंट के जरिए कराई गई वोटिंग में गुजरात की झांकी को 30% लोगों ने पसंद किया है, जबकि उत्तर प्रदेश की यह झांकी दूसरे स्थान पर रही, उन्हें 22% लोगों ने पसंद किया। महाराष्ट्र राज्य की तरफ से पैरेड में शामिल हुए झांकी को 7% लोगों ने पसंद किया, जबकि असम और जम्मू कश्मीर की झांकी को 6% लोगों ने पसंद किया है। दरअसल इस बार गणतंत्र दिवस पैरेड समारोहों में 17 राज्यों के तरफ से पैरेड में शामिल किए गए झांकी उनके राज्य की पहचान के तौर पर थी। गणतंत्र दिवस पैरेड में उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या में मनाई जाने वाली दीपावली को दिखाया गया। वहीं हरियाणा की झांकी में भगवत गीता पर आधारित डिजाइन को दर्शाया गया। झांकी में भगवान कृष्ण को अर्जुन के सारथी के रूप में और उन्हें गीता का ज्ञान देते हुए दिखे। गुजरात की झांकी में स्वच्छ हरित ऊर्जा कुशल गुजरात विषय पर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत को दिखाया गया, जबकि कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी में कावेट नेशनल पार्क और अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम को प्रदर्शित किया गया। देश की सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखते हुए बॉर्डर इलाकों पर सड़कों का जाल बढ़ाया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बजट 2023-24 में इन सड़कों का निर्माण करने वाली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO का बजट करीब 33% बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बॉर्डर इलाकों पर बनने वाली सड़कों न केवल सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भागीदार भी होती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने एक इंटरव्यू में ये बात साझा की कि केंद्र सरकार भी BRO पर पूरा भरोसा कर रही है। यही वजह है कि 2 वर्षों में BRO के बजट में 100% की बढ़ोतरी होने जा रही है। 2 साल तक के पहले तक GS रोड यानी कि जो सेना को लेकर सड़कें बनाई जाती थी उसके लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट था। पिछले बजट में 40% बढ़ाकर वो 3500 कर दिया गया और इस बार बजट 5000 करोड़ होने वाला है। यही वजह है कि BRO ने पिछले दिनों विश्व स्तर पर
कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जो देश के लिए गर्व का विषय है। मौजूदा समय बीआरओ के प्रोजेक्ट 11 राज्यों और 3 यूटी में चल रही है। राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर के साथ एक स्टाफ फोर्स अंडमान निकोबार में भी तैनात किए जा रहे हैं, जो ऐसी जगह सड़कों का निर्माण कर रही है जहां पर सड़कों की कल्पना करना भी मुश्किल होता था। केंद्र सरकार ने मंगलवार से शुरू हो रहे के बजट सत्र से पहले सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। ये बैठक दोपहर 12 बजे संसद भवन परिसर में हुआ। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय मंत्रियों और संसद के दोनों सदनों में पार्टियों के फ्लोर लीडर्स इनमें हिस्सा लिए। सर्वदलीय बैठक में सरकार बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के सहयोग मांगे। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। बजट सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया जाएगा। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। विपक्षी दलों से इस सर्वदलीय बैठक के दौरान अपनी चिंता के मामलों में उठाने और बजट सत्र के दौरान उठाने जाने वाले मुद्दों को सरकार के सामने रखने की उम्मीद है। इसके बाद दोपहर में एनडीए के फ्लोर लीडर्स की बैठक भी सदन में सहयोग की रणनीति के लिए ही होगी। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।